शिवसेना राम मंदिर की तामीर के लिए बीजेपी पर मुसलसल दबाव बना रही है। पार्टी के सीनियर लीडर संजय राउत ने उम्मीद जताई कि मोदी जी की इसी मुद्दतकार में राम मंदिर पर हतमी फैसला आ जाएगा। संजय राउत ने पार्लियामेंट में हालिया दिनों हुई नारेबाजी पर रद्देमल का इजहार करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में नारेबाजी नहीं होना चाहिए। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत जी हैं। सर, देखा जाए तो राम मंदिर को लेकर शिवसेना लगातार प्रयासरत है। आप लोग गए भी थे अयोध्या। कल संत समाज के हरिद्वार में बैठक हुई। 2022 तक का अल्टीमेटम लोगों ने दिया है। क्या लगता है कब तक बन जाएगा आपके हिसाब से? मंदिर तो बनेगा मोदी जी की यही कार्यकाल में। अब तीसरा चुनाव नहीं आएगा जो राम मंदिर के बारे में हम कुछ बोल सके, आश्वासन दे सके। देखिए, कभी न कभी फैसला करना पड़ेगा। कितने दिन तक आप फैसला रोक कर रहेंगे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सरकार हो, चाहे न्यायालय हो। और जिस तरह से हमें बहुमत मिला है, हमारी बात छोड़िए एनडीए की, बीजेपी की बात मैं करता हूँ। 303 ये बहुत ही भारी आंकड़ा है। 2020 तक राज्यसभा में आपका बहुमत हो जाएगा। अगर दोनों सदनों में बहुमत सत्ताधारी पार्टी को मिलता है तो राम मंदिर का निर्णय लेने में और क्या चाहिए आपको? तो जनता ने तो आपके हाथ में पूरी कमान सौंपी है, ताकत दी है, और जो भारी बहुमत हमें मिला है उसमें प्रभु राम का भी योगदान है, ये भूलना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है 2024 से पहले राम मंदिर का फैसला हो जाएगा। धर्म संसद क्या कहती है, संतों की सभा क्या कहती है, ये उनके लिए ठीक है, सभा होनी चाहिए बोलेंगे, लेकिन बनाएगी तो सरकार, मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी। हमने पहले भी कहा है, मोदी जी और योगी जी और अमित शाह, ये तीन ही न्यायालय हमारे लिए है। सर, पार्लियामेंट में जिस तरह से अल्लाह अकबर, जय श्री राम के नारे लगे हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पार्लियामेंट इस प्रकार के नारे के लिए नहीं है। बिहार में 200 से ऊपर बच्चे जब मरते हैं उसके ऊपर हम बोलना चाहिए। कश्मीर में आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर नारे देने चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, हिंदू हो या मुसलमान हो, पार्लियामेंट कोई धर्म संसद नहीं है। सर, आखिरी सवाल, कल योगा डे है, दुनिया भर के लोग योग मनाएंगे। अच्छी बात है, मोदी जी ने एक नया मंत्र दिया है और पूरा विश्व फॉलो कर रहा है। तो धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन हरीश के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। मुंबई के मीरा रोड में शूटिंग कर रही अदाकारा माही गिल के सेट पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। माही वसई वरार आहते में फिल्म फिक्सर की वेब सीरीज के लिए शूटिंग कर रही थी। बताया जाता है कि 4 लोग आए, उन्होंने शूटिंग की टीम पर हमला किया। इतना ही नहीं, गुंडों ने पूरे सेट पर तोड़फोड़ की। हमले में एक अदाकार जख्मी भी हुआ। इस सिलसिले में आज फिल्म क्रू और दीगर ने मुंबई में वज़ीर आला से मुलाकात की है और तमाम चीज़ों का जायजा लिया। वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे ने। वेब सीरीज फिक्सर की सेट पर मारपीट हुई और ये मामला अब तुल पकड़ने लगा है। बाकायदा पूरे जिस सेट के मेंबर्स हैं वो विधान भवन पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस वक्त हमारे साथ माही है, साकेत है और सोहम जी है। सभी से हमसे बात करने की कोशिश करें। माही, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो ये पूरी घटना हुई, किस तरह की घटना थी और उस वक्त हुआ क्या था कि जो मारपीट की नौबत आ गई? हमें कुछ समझ नहीं आया। हम सुबह 7 बजे से आराम से शूटिंग कर रहे थे और अचानक 4 बजे हम शॉट रेडी था, हम शॉट देने ही लगे थे कि एक आदमी आया और सबको मारने लग गया। मुझे वो एक आदमी दिखा, बाद में देखा कि और भी लोग हैं उसके साथ। 4 लोग थे। पूरे यूनिट पे तफड़ा वो सब फैल गया और सब लोग भागने लगे इधर उधर और काफी लोगों को मारा। मेरे पास भी अटैक करने के लिए आया और मुझे तो मेरा गार्ड था, मेरा सिक्योरिटी वाला, तो उसने बचाने की कोशिश की, उसको मारा उन्होंने पकड़कर और काफी लोगों को मारा उन्होंने। फिर आगे गए तो जो डायरेक्टर है हमारे सोहम शाह, उनको मारा उन्होंने, पकड़ी, ऑलमोस्ट फेंटेड। और जो डीओपी है उनको बचाने के लिए उनको मारा, जिनके काफी खून बहा। तो फिर मैं उनको हॉस्पिटल ले गई और काफी कुछ हुआ। बाकी साकेत वहां पर थे, जो हमारे प्रोड्यूसर। साकेत, जब वहाँ पे हुआ तो आप लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की? पुलिस वहाँ पहुंची नहीं थी? वो थे कौन? मतलब आप लोग इतने लोग घोड़बंदर थाना हाईवे पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी विच इज स्प्रेड अक्रॉस 5 एकर्स पे शूट कर रहे थे। आप 100-125 लोग एक ऐसी बंजर जमीन पे शूट कर रहे हो, रियल लोकेशन पे। 4 आदमी आके उस कंपाउंड में आके आपको अटैक करना शुरू कर देते हैं। एट दैट वेरी मोमेंट योर इंस्टेंट रिएक्शन इज टू सेफगार्ड योर टीम, सेफगार्ड योर प्रॉपर्टी एंड लीव द प्रेमाइसेस।
We could have retaliated, beaten up those people. We were 100 of us. We decided not to do so. The moment we stepped out on the road, we pleaded them कि हमारा सामान, हमारी लेडी क्रू, हमारी प्रॉपर्टी को, गाड़ियों को बाहर निकलने दीजिए. They did not hear us. वहां से पुलिस पेट्रोल वैन आती दिखी. Because we were on the highway, they saw so many people jam out on the road. We requested the police to intervene. By them, they ran away from the backside. पुलिस ने बोला हम अंदर जाके देखते हैं. पुलिस ने अंदर जाके कंपाउंड लॉक कर दिया. 10 मिनट बाद हमने पुलिस से पूछा हम कैसे निकल सकते हैं, तो पुलिस ने बोला अब कार्रवाई होगी, पंचनामा होगा, केस होगा, सामान कोर्ट में जब्त होगा, प्रोसीजर से जाएंगे. अब आप जाके कोर्ट में प्रूव करिए कि सामान आपका है कि उनका है, परमिशन है या नहीं है. तो सर आप मुझे बताइए उस वक्त हम क्या करते. लोगों का पुलिस से भरोसा नहीं था क्योंकि आपने शिकायत नहीं करने का फैसला लिया, अपने आप में बड़ी बात थी. नहीं, देखिए ऐसा था कि उस वक्त हम 100 लोग, जिसमें से कम 20 लोग जख्मी थे, हम हाईवे पे खड़े थे. किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाए. और इसके पहले कि हम एक दूसरे को संभाले, वहां से जो पुलिस वैन भी जा रही थी उनको हमने सहायता मांगी, लेकिन पुलिस ने कोई स्टेटमेंट ना लिया ना समझा. पुलिस ने आके हमारा लोकेशन को अंदर से बंद किया और हमें ये कहा कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो बाद में हम देखा जाएगा, पहले कोर्ट में आके 15 लाख देके आपको सब सामान छुड़ाना पड़ेगा. मतलब वी न्यू दैट पुलिस वाज इन नो वे गोइंग टू हेल्प अस. देखिए जिस तरह से विधान भवन में मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद इस पूरे मामले को लेकर जांच के इस वक्त हमारे साथ अशोक जी है. सर, जिस तरह से पूरा मामला हुआ, आप बाकायदा मुख्यमंत्री मिले, इस तरह का अटैक आपने इसकी शिकायत की, इसे रोकने के लिए किस तरह की उपाय योजना की, क्योंकि अक्सर उस इलाके में शूट होती रहती है. देखिए, सीएम साहब ने बहुत कमाल की बात की आज. उन्होंने सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को आगाह कर दिया कि उनको हमारी इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठ के एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे. ये इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट पे जो होना था हो गया, अटैक्स हुए, इंजर्ड हुए लोग. ये वापस न होने के लिए उन्होंने आईजी निकेत कौशिक जी को फोन किया, बाकी जगह फोन किया, और हम 1-2 दिन में बैठ के इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, फेडरेशन, हम सब मिलके बैठ के हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे किस तरीके से किस पॉकेट्स में हमारी शूटिंग होती है, वहां पे एक सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाएगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से विथ अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड द पुलिस वी विल सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम. हमसे बात करने के लिए. जिस तरह से पूरी टीम के साथ मारपीट हुई, उसके बाद ये मामला पुलिस चौकी पहुंचा, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अब आगे की जांच होगी. लेकिन एक बड़ा गंभीर मामला नजर आ रहा है कि जिस तरह सेट पे जो काम करने वाले लोग हैं वो डर जाते हैं, जो एक्टर्स हैं वो डर जाते हैं. इस पे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की रोक लगानी चाहिए. मुंबई से विलास चिबड़े के साथ वसीम अंसारी, नेटवर्क 18. मुंबई में जारी महाराष्ट्र असेंबली की मानसून सेशन में कांग्रेस के नायब लीडर बराए ऐवान नज़ीरी मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने मुसलमानों को भी रिजर्वेशन फराहम करने का मुतालबा किया. मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने मुतालबा किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुसलमानों की तालीम में रिजर्वेशन फराहम करने की हिमायत की थी, लेकिन 4 साल का अरसा गुजरने के बाद भी हुकूमत हाई कोर्ट के इस फैसले पर कोई फैसला नहीं ले पाई है. आरिफ नसीम खान ने महाराष्ट्र असेंबली के इजलास में मुसलमानों को तालीम के जुमरे में तहफ़्फ़ुज़ात की मांग की. हुकूमत ने इस मामले पर गौर खौस करने का यकीन दिलाया. वाज़ेह है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा समाज को तो रिजर्वेशन फराहम किया, लेकिन मुसलमानों को ये अक्सर नज़रअंदाज कर दिया. सीबीएसई के विद्यार्थियों को मान्यता देने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बिल लाया गया था. उस बिल का हम लोगों ने सबने समर्थन किया है कि विद्यार्थियों को प्राधान्य मिलना चाहिए, उनको शिक्षा के क्षेत्र में उनको मदद मिलनी चाहिए. लेकिन उसी के साथ साथ शिक्षा के ही क्षेत्र में मुस्लिम समाज में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आरक्षण देना चाहिए, वो आरक्षण लागू करना चाहिए. ये मुंबई की हाई कोर्ट ने 2014 में आदेश दिया है. उसके बावजूद महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार ने उसको रोक रखा है. आज हमने इस मुद्दे पर मांग की है कि मुस्लिम समाज में जो विद्यार्थी हैं जिनको हाई कोर्ट ने आरक्षण चालू रखने की बात कही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको भी बहाल किया जाए. इसकी मांग जोरदार तरीके से आज विधानसभा में हमने रखी है. मंत्री सम्माननीय श्री मदन जी ने उत्तर दिया है कि इसके ऊपर हम विचार करेंगे. लेकिन पिछला 5 साल से हर अधिवेशन में हम मांग करते आ रहे हैं, विरोधी पक्ष की तरफ से हम सारे लोग मांग कर रहे हैं कि जो कानून की तरतूत के अनुसार, नियम अनुसार जो आरक्षण दिया गया था उसको इस सरकार ने जो रोक के रखा है उसको बहाल करे. ये सरकार सिर्फ वादा करती है कि सबका साथ सबका विकास, और अब तो नया एक लाइन और उसमें जोड़ दिया है कि सबका विश्वास. तो विश्वास अगर हासिल करना है तो सभी समाज के लोगों को बराबर न्याय देना चाहिए.
औरंगाबाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस के सैकड़ों यूथ कारकुनों ने बेरोजगारी के खिलाफ औरंगाबाद में जुलूस निकाला। इस जुलूस में इन बेरोजगार नौजवानों ने अपनी डिग्रियों की अलामती अर्थी निकाली, उसे सुपुर्दे आग करने की कोशिश की। ये मोर्चा क्रांति चौक से डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पहुंचा। इस मौके पर अर्थी को आग लगाने की कोशिश में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान नोकझोंक हुई। एनसीपी का इल्जाम है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह से नाकाम रही है। मुल्क में पहली मर्तबा बेरोजगारों का तनासुब 45% से तजावुज कर गया है। एनसीपी ने इंतबाह दिया कि 15 दिनों में महसूल, पुलिस और तालीमी शोबों में तकर्रुरात नहीं किए गए तो रियासत की सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। डिग्री सर्टिफिकेट की प्रतीकात्मक प्रेत यात्रा निकालकर उसका दहन हमने ये सरकार का निषेध बोल के किया है। 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देने का जो वादा इन्होंने किया था, 2 करोड़ रोजगार छोड़ दो, है वो रोजगार ये सरकार बचा नहीं पा रही है। अब तक 55 साल में कभी भी इतना बेरोजगारी का दर अब तक बढ़ा नहीं जितना दर इस सरकार में 45% ही बढ़ा है। 4.5 करोड़ युवाओं का रोजगार हाथ से निकल गया है। हम सरकार से इस आंदोलन से अपील कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द पुलिस भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, महसूल की भर्ती हो, ये जल्द से जल्द करवाए, नहीं तो आने वाले 15 दिनों में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस किसी भी मंत्री को जिले में फिरने नहीं देगी। औरंगाबाद में पुलिस और फूड एंड ड्रग्स की जानिब से गुटखा मुखालिफ मुहिम मंशियात लाई गई है। पिछले 2 दिनों में 3 मुकामात पर छापे मारकर तकरीबन 15 लाख रुपए मालियत के गैर कानूनी गुटखे और दीगर तंबाकू आमेज अशिया को जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक इस ताल्लुक से कॉम्बिंग ऑपरेशन भी किया जाएगा। वाज़ेह है कि औरंगाबाद में मंशियात की लानत से छुटकारा पाने के लिए अवामी सतह पर मुहिम चलाई गई थी। पुलिस की कार्रवाई में 9 अफराद को तहवील में लिया गया है। ये कार्रवाई सतारा इलाके और सिटी चौक पुलिस स्टेशन की हुदूद में अंजाम दी गई। पुलिस की कार्रवाई से तंबाकू के कारोबार से जुड़े अफराद में खलबली है। सिटी चौक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये मागील 4-5 दिवसापासून आम्हाला माहिती मिळाल्यापासून कारवाई चालू आहे। आपल्याकडे जशी माहिती मिळते त्याप्रमाणे आम्ही आतापर्यंत 3 रेड केलेले आहेत। त्यापैकी काल सुद्धा एक मोठी रेड झाली होती, त्यामध्ये 32,000चा गुटखा आपण जप्त केला होता। वजीर बराए स्टेट तरक्की इंसानी वसाइल संजय धोत्रे ने ऐलान किया कि बहुत जल्द अकोला में सेंट्रल स्कूल का क़याम किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय के जरिए मकामी तलबा को अब मरकज़ के स्कूलों से इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका मिलेगा। इस सिलसिले में संजय धोत्रे ने कलेक्टर और दीगर सरकारी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने सरकारी मुलाजमीन से गुजारिश की कि गुज़िश्ता गलतियों को भुलाकर तालीम के लिए मेहनत की जाए। महाराष्ट्र के मुस्लिम अक्सरियती शहर मुंब्रा में एक मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी ने अज़मत नमाज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौम को उसके आमाल का मुहासबा करने, मस्जिद आबाद करने और हुकूमतों से खौफजदा ना होकर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरने की तलकीन की। साथ ही मौलाना ने कहा कि मुसलमानों को बीजेपी कांग्रेस की फिक्र से ज़्यादा अपने आमाल की फिक्र करनी चाहिए। मुसलमान के घर में जाके अपने हाथ से आग लगाता, कितनी बेरगबती हो गई है नमाज के साथ। यानी हुनर हो गया है मुसलमानों का नमाज छोड़ना और ऐब बन गया है माज़अल्लाह नमाज पढ़ना। बीजेपी आ गई, बड़ा दर्द है मुसलमानों को। कांग्रेस हार गई, बड़ा दर्द है मुसलमानों को। फजर की नमाज छूट गई, कोई दर्द नहीं। जोहर की नमाज गायब हो गई, कोई दर्द नहीं। हुकूकुल इबाद खत्म हो गया, कोई दर्द नहीं। बीजेपी आ गई, ये दर्द। कांग्रेस चली गई, वो दर्द। अपने ईमान की खबर लूटनी है। ऐसी बड़ी बीजेपियां आई हैं और ऐसी बड़ी कांग्रेस गई है। तो न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है या यूरिश तातार के अफसाने से। पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से। और अब खास बात कर्नाटक की खबरों को तफसील से जानेंगे। सीएम कुमारस्वामी का कल से 2 रोज़ा दही क़याम और जनता दर्शन के प्रोग्राम का आगाज हो रहा है। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम के तहत सीएम कल से अगले 48 घंटे 2 देहातों में गुजारेंगे। सीएम के रात का क़याम भी देहात के सरकारी स्कूलों में ही रहेगा। साथ ही वो खाना भी मकामी देही बाशिंदों और स्कूली बच्चों के साथ खाएंगे।
इन 48 घंटों में सीएम दिल्ली अवाम और किसानों के मसाइल को सुनेंगे। सीएम कुमार स्वामी का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि रियासत खुश्क साली से मुतासिर है। देहातों में पीने के पानी के साथ साथ जानवरों के चारे की किल्लत का भी सामना है। प्रोग्राम के मुताबिक सीएम जुमे का पूरा दिन और रात जिला यादगीर के चंडरकी देहात में गुजारेंगे। सनीचर को सीएम जिला गुलबर्गा के तालुका अफजलपुर के देहात हिरोरबी में क़याम करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस जेडीएस की मखलूत हुकूमत ने अपनी 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट आज अवाम के सामने पेश की। बेंगलुरु में विधानसभा में वज़ीर-ए-आला कुमार स्वामी और नायब वज़ीर-ए-आला जी परमेश्वर ने किताबचे का रस्मी इजरा किया। इस किताबचे में मखलूत हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी और कारनामों को बयान किया गया। हुकूमत के दीगर महकमों के साथ साथ अक़लियती महकमे की कारकर्दगी को भी इसमें पेश किया गया। 1 साल के दीनी मदारिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 22 करोड़ 34 लाख रुपए फराहम करने, अक़लियतों की आबादी वाले इलाकों में बुनियादी सहूलियात और तालीमी सहूलियात के लिए फंड फराहम करने, ईसाई, जैन, बौद्ध मत और सिख तबकों के लिए फलाही स्कीमें नाफिज करने का हुकूमत ने दावा किया। वज़ीर-ए-आला कुमार स्वामी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा किसानों का कर्ज माफ करना है। Several positive programs we already implemented. The main achievement that farmers loan waiver, that is a major achievement. Not only that, we have maintained our Fiscal Responsibility Act. We have maintained our fiscal programs also. मुस्लिम लड़कियां भी तालीम की बुलंदियों को छू सकती हैं। गरीबी, समाजी मसाइल के बावजूद आला से आला मुकाम हासिल कर सकती हैं। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के शोबे बीकॉम में टॉप करने वाली 4 मुस्लिम लड़कियों ने ये कारनामा अंजाम दिया है। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु की हसनात कॉलेज की 4 लड़कियों ने बीकॉम शोबे में नुमाया कामयाबी हासिल की है। साल 2018 और 19 के बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात में शबाना परवीन को पहला रैंक, रहीम उन्नीसा को तीसरा, काशिफा को चौथा और नूरिन खानम को 5वां रैंक हासिल हुआ। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा बीकॉम कॉलेजों में हजारों तलबा और तालिबात के दरमियान इन लड़कियों ने अपनी सलाहियतों को, अपने टैलेंट को साबित करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम लड़कियां गरीब खानदानों से आती हैं। अपनी मेहनत, मशक्कत और वालिदैन और असातिज़ा के ताउन से इन्होंने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। अम्मी अब्बू उनका जॉब भी मतलब उतना ये नहीं कि फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया। एंड समटाइम्स वी वेर डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम नहीं हो सकता, फिर भी उन लोगों ने मुझे होप दिया कि तुम कर सकते हो। एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक्स मेरे नाना, वो मेरे इंस्पिरेशन है। वो डॉक्टर हैं और उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने ही मुझे हमेशा मोटिवेट किया हर चीज़ के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, सब कुछ। एंड मेरे वालिद साहब ड्राइवर है, एक ड्राइवर है, और उनका क्या है मोटिव कि हम पढ़े लिखे नहीं है, बस हमारे बच्चे पढ़े लिखे हो जाए बस, और अपने मकाम के पर पहुंच जाए, इतना काफ़ी है उनके लिए, दूसरा कुछ नहीं है। तो कितना रैंक है? मेरा बेंगलुरु यूनिवर्सिटी से 3rd रैंक आका है, और जब रिजल्ट आए तो वो बहुत खुश है कि आगे भी बढ़ो, और मैं अपनी पढ़ाई भी आगे कर रही हूँ। मेरे वालिद का नाम इलियास खान है और वो ऑटो ड्राइवर है, और मेरे वालिदा का नाम तहसीना खानम है, और वो भी एक हाउसवाइफ हैं और साथ में टेलर भी हैं। वो काम घर में भी काम करती हैं, और हम 4 बहनें हैं, और हम चारों को भी हमारे माँ बाप पढ़ा रहे हैं। वो बहुत मेहनत करते हैं, उन्होंने अपनी हर ख्वाहिश सैक्रिफाइस करके हमें यहाँ तक लाया है। हर मुश्किल को, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, रिश्तेदारों की तरफ से हो, जिन्होंने कहा कि इन्हें पढ़ाओ मत, शादी कर दो, और ऐसे कुछ हर चीज़ से उन्होंने हमारे लिए हमारा अच्छा सोचा। हसनात कॉलेज ने अपने ग्रेजुएशन डे के मौके पर रैंक हासिल करने वाली इन लड़कियों को खुसूसी तहनीत पेश की। इस मौके पर माहिर तालीम प्रोफेसर अब्दुल क़य्यूम ने ख़वातीन को मशवरा दिया कि वो शादी के बाद भी अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखें। ऐसी कई मिसालें हैं कि शादी के बाद ख़वातीन डॉक्टर, प्रोफेसर, अफसर बनकर खिदमात अंजाम दे रही हैं। मैं ये भी कहा कि ऐसे बहुत सारे हैं जो शादी के वक्त बिल्कुल कम तालीम याफ्ता थे,
आइंदा चलकर थोड़े वाइस चांसलर भी हुए, प्रोफेसर भी हुए, इंजीनियर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, तो उसको इल्म हासिल करने के लिए एज की कोई रुकावट नहीं है। ऐसे सिविल सर्विसेज में भी 1-2-4 लड़कियों का इंटरेस्ट है, वो इंशाल्लाह इस साल जाने वाले हैं और हमें इस कामयाबी पे बहुत ही खुशी हो रही है। मगर जगह की किल्लत की वजह से हम यहाँ पे और ज़्यादा फैसिलिटीज़ नए कोर्सेज नहीं कर सक रहे हैं। बीकॉम शोबे में टॉप करने वाली इन लड़कियों की जिद्दोजहद ये पैगाम देती है कि अज़ाइम अगर बुलंद हो, इरादे पुख्ता हो, मेहनत और मशक्क़त का जज्बा हो तो कोई भी चीज़ कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बन सकती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। दक्कन के मशहूर सूफ़ी हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ शेख दक्कन की उर्स तकारीब का कल से आगाज़ हो गया। आज शाम रस्म चिरागा का एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता शब संदल माली की रस्म अंजाम दी गई। इससे पहले नमाज मग़रिब से संदल महबूब गुलशन निकाला गया। महबूब गुलशन में ही नमाज असर बाजमात अदा की गई। नमाज असर के साथ महफिल कव्वाली और समा का एहतमाम किया गया। इसमें सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। संदल की रवानगी से पहले तबर्रुक की कश्तियाँ ज़ियारत के लिए रखी गई, जिसे अक़ीदतमंदों ने बड़े अदब व एहतराम के साथ लिया। दक्कन की पहली मुस्लिम सल्तनत के बहमनी सलातीन हज़रत शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन जुनैदी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। इस लिहाज से बहमनी सलातीन के बाद भी जो भी हुक्मरान रहे हैं वो बारगाह से वाबस्ता रहे हैं। इतने फसाद के दौर में ईमान की सलामती औलिया अल्लाह के हालात के मुताला और उनके अहवाल को पढ़ने से हो सकती है। औलिया अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर हैं और उन औलिया अल्लाह के अहवाल को पढ़ने से ही ईमान सलामत रह सकता है। तो लिहाजा इस दौर पुरफितन में मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करता हूँ कि औलिया अल्लाह जो सरापा अमन है उनसे जुड़ जाएं तो हमारी ईमान की सलामती होगी। तो बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।